एवरीवन, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैंने सारे चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लैमार्क ने किया था जो फ्रांस के थे, और ट्रेवीरेनस ने किया था जो जर्मनी के थे, 1801 में किया था। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पीसी कल्चर कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेरिकल्चर कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किस ग्रीक दार्शनिक के काल में हुआ? तो अरस्तु। किसके द्वारा जीवों को दो समूहों, जंतु समूह में वनस्पति समूह में बांटा गया है? तो अरस्तु को बांटा गया है। सिस्टम नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिनियस के द्वारा लिखी गई है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है तो स्पेसीज है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिराना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोस इंडिकस है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइजर एरेंटिनम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज है। आगे बढ़ते हैं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्राइकम एस्टिवियम है। जी द्रव्य का नाम पर किसने प्रतिपादित किया था? तो पुरीकेन जी ने प्रतिपादित किया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्र द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन होता है 76%। जीव द्रव्य में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो 80% जल होता है। आगे बढ़ते हैं, जीव द्रव्य के अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो 81:19 होता है। ठीक है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। आगे बढ़ते, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइक्रोप्लाज्म गैल सेप्टिकमा होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबी कोशिका होती है तो तंत्र की कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कोशिका से हुई है। किन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं, किन कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। किन कोशिका में माइक्रोकांडिया उपस्थित रहता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकांडिया उपस्थित रहता है। किन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में। आगे बढ़ते हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है तो पेप्टिडेक्लोन की बनी होती है। कोशिका भित्ति कौन सी कोशिका में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जाने वाले व अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। तारकाय की खोज किसने की थी? तो बोबेरी ने की थी। तारकाय किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो तारकाय जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक दो जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो सेंट्रियोल कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी?
तो पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में की थी। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलाडे ने 1955 में की थी। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम किसका बना होता है? तो आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। आरएनए का पूर्ण रूप है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी 1886 ईस्वी में। कोशिका का श्वसन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस सेल कहाँ जाता है? पावर हाउस सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन कहा जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए केंद्र के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में पाया जाता है। गाल्जी गाय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्जी ने, इटली के थे। कोशिका के अणुओं का यादक प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गाल्जी गाय। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डोबे ने की थी। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए एकल सूत्र के रूप में किन कोशिका में होता है? तो डीएनए एकल सूत्र के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में। पत्तियों का रंग पीला किसके निर्माण के कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पत्तियों का रंग पीला। बाहरी पदार्थ का भक्षण करने के लिए लाइसोसोम में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? तो बाहरी पदार्थ को भक्षण करने के लिए लाइसोसोम में 24 एंजाइम पाए जाते हैं। लवक किस में पाए जाते हैं? तो लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हरित लवक का रंग होता है तो हरित लवक का रंग हरा होता है। किसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं? तो क्लोरोफिल पर्ण रहत की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। अवर्णी लवक का रंग होता है तो अवर्णी लवक का रंग रंगहीन। देखते हैं वर्णी लवक कौन से रंग के होते हैं? तो वर्णी लवक लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। टमाटर हरा से लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर हरा से लाल होता है। गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल नारंगी होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण लाल नारंगी होता है। चुकंदर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बीटानीन की उपस्थिति के कारण चुकंदर का लाल रंग होता है। पौधे भोज्य पदार्थ का संग्रहण करते हैं। जड़ों एवं भूमिगत तनों से पौधे भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है तो केंद्रक है। कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य कौन करता है? तो कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य केंद्रक करता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 24 जोड़े। बंदर में कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 21 जोड़ी। केंद्रक द्रव्य के धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखलाई पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? क्रोमोटिन कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स कहते हैं। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्रों को कहा जाता है। आरएनए का संश्लेषण होता है केंद्रक में। डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के क्षार कौन से होते हैं? तो एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए में उपस्थित एडिनिन सदैव किससे जुड़ा होता है? डीएनए में उपस्थित एडिनिन सदैव थाइमिन से जुड़ा रहता है। डीएनए में उपस्थित साइटोसिन किससे जुड़ा रहता है? तो गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडिनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 2 बंध होते हैं। साइटोसिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो जीडी वाटसन एवं किकरे ने। आरएनए में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? तो यूरेशल होता है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। देखो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए और टीआरएनए और एमआरएनए। डीएनए में होता है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। आरएनए में होता है तो राइबोस शर्करा होती है। किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। देखते हैं, किस कोशिका में तारकाय पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है। किस कोशिका में लवक पाया जाता है? तो पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिका का आकार होता है तो पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार होता है तो जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है। कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? तो विर्चाऊ ने 1855 में देखा था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन।
आगे बढ़ते हैं, असूत्रीय विभाजन किस में होता है? तो जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? तो वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो बीजमैन ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जनन कोशिका में होता है। आगे बढ़ते हैं, कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम किसने दिया था? तो फार्मर तथा मूरे ने दिया था मियोसिस नाम। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका में कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4। आगे बढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन था? तो साइनोबैक्टीरिया था। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग करने के लिए मेंडल ने कौन से पौधों का चुनाव किया था? तो मटर के पौधों का चुनाव किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसेन ने 1909 में किया था। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे फ्रीनोटाइप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीवधारी के अनुवांशिकी संगठन को उसका कहते हैं तो जीनोटाइप कहते हैं। मटर में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 14 होती है। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 6 होती है। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 24 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या 38 होती है। तम्बाकू में गुणसूत्र की संख्या होती है, तम्बाकू में गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 78 होती है। गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 42 होती है। चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 48 होती है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 26 होती है। गुणसूत्र का नामकरण सबसे पहले किसने दिया था? डब्ल्यू वाल्टियर ने दिया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20 पाए जाते हैं। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोश का द्रव्य के कोशिकांग में होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा जीन कहते हैं। डीएनए के पॉलीमराइज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? तो आर्थर कोनबर्ग ने की थी। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो थियोफेस्ट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो एल्कर ने किया था 1883 में। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है तो थैलेफाइटा है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को। कवक के अध्ययन को कहा जाता है तो माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है तो कवक की कोशिका भित्ति काइटन की बनी होती है। सफ़ेद रेस्ट नामक रोग किस में होता है? तो सफ़ेद रेस्ट नामक रोग सरसों में होता है। ढीला स्मट रोग किस में होता है? तो ढीला स्मट रोग गेहूं में होता है। टिक्का रोग किस में होता है? तो मूंगफली में होता है। आगे बढ़ते हैं, पछौला अंगमारी रोग किस में होता है? तो आलू में होता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटनी वान लियोन हुक ने 1683 में की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो लीवेन हॉक को कहा जाता है। रिवेज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 में की थी। रक्त को क्या कहते हैं? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग होती है तो 7% होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो 5-6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितने लीटर रक्त होता है? तो आधा रक्त होता है पुरुष की तुलना में। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। जब प्लाज्मा में फाइब्रोनेजिन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो उसे इस प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अर्थ्रोकाइट है। आरबीसी का कब्र ग्रह किसे कहा जाता है? तो यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र ग्रह कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लोह यौगिक हैं तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लोह यौगिक हेमेटिन है। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है।
आरबीसी का मुख्य कार्य है तो शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है आरबीसी का मुख्य कार्य। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो यकृत और प्लीहा में होता है। आगे बढ़ते हैं, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है तो 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का आकार और रचना किसके समान होती है तो अमीबा के समान होती है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो रक्त में होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो विटामिन के होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है तो फाइब्रोनेजेन। रक्त समूह की खोज किसने की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। रक्त समूह में ओ को क्या कहा जाता है तो सर्वदाता कहा जाता है। रक्त समूह ए बी को क्या कहा जाता है तो सर्वग्राही कहा जाता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। आर एच तत्व आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी तो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की थी। आर एच तत्व समूह का संबंध किससे है तो रीसस बंदर से है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है 120 mmHg या 80 mmHg। रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है तो 600:1 होता है। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता तो कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। रक्तदाब किससे मापा जाता है तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी शरीर के किस भाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है 60 से 70%। मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। मनुष्य के रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सी है तो आरबीसी है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता तो हेपेरिन के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो वर्ग समूह ओ वर्ग समूह में नहीं पाया जाता। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती तो ए बी रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है तो रक्त में 60% प्लाज्मा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है तो कैल्शियम की भूमिका होती है। भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता अंतःग्रहण कहलाता है। मनुष्य की लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं तो टाइलिन और माल्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एंजाइम भोजन की उपस्थिति में मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है तो टाइलिन एंजाइम मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को किसमें परिवर्तित कर देता है तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है तो लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है तो अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटों तक रहता है। देखते हैं अमाशय से निकलने वाले जठर रस कौन कौन से हैं तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस पेप्सिन और रेनिन हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे निकलता है तो ये अमाशय से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, पित्त रस होता है तो पित्त रस क्षारीय होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम या प्रोटीन एवं पेप्टोन को किसमें परिवर्तित कर देता है तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आगे देखते हैं, एमाइलेज एंजाइम मांड को किस में परिवर्तित कर देता है तो घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। किसमें भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में भोजन की क्रिया पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक रस निकलता है तो आंतरिक रस छोटी आंत की दीवारों से निकलता है। इरिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें परिवर्तित कर देता है तो अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। आंतरिक रस कैसा होता है तो आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितने लीटर आंतरिक रस निकलता है तो 2 लीटर निकलता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है तो दांतों का एनामेल होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है। यकृत का वजन कितना होता है तो 1.5 या 2 kg होता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में महत्वपूर्ण सुराग होता है तो यकृत होता है। आगे बढ़ते हैं, फाइब्रोनेजेन प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने में मदद करता है तो यकृत। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है तो यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है तो पित्त रस यकृत से निकलता है। अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है तो यकृत परिवर्तित करता है।
आगे बढ़ते हैं, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो पूर्ण पाचक रस अग्नाशय रस को कहा जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 में की थी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो यकृत से होता है हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन। पित्ताशय का आकार किसके समान होता है? तो नाशपाती के आकार के समान होता है। आगे बढ़ते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने 1628 में की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की। हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। शरीर के हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो सिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं? तो मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जन अंग वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़े हैं। वृक्क का वजन कितना होता है? किडनी का वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई है। तो वृक्क नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई है। वृक्क के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है? तो वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छान कर शुद्ध बनाना और अनावश्यक और अन्य उपयोगी पदार्थ को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना। समान मूत्र में होता है, तो समान मूत्र में 95% जल होता है, 2% लवण होती है, 2.7% यूरिया होती है, 0.3% यूरिक अम्ल होती है। आगे बढ़ते हैं, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रम के कारण मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। यूरोक्रम किसके विखंडन से बनता है? तो यूरोक्रम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। आगे बढ़ते हैं, किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मूत्र की प्रकृति होती है, तो मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। किडनी से एक दिन में कितने लीटर रक्त निस्पंद फिल्ट्रेट होता है? तो 180 लीटर रक्त निस्पंद और फिल्ट्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 150 बार धड़कता है। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो 70 मिली रक्त पंप होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है, जिसे हम फीमर कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो कान की हड्डी होती है, जिसे हम स्टेपीज कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। सिर के कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। शरीर में हार्मोन का स्त्रावन करने वाली ग्रंथि कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। शरीर में हार्मोन का स्त्रावन करने वाली ग्रंथि। शरीर में एंजाइम का स्त्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। शरीर में हार्मोन व एंजाइम स्त्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि का बाल लगभग कितना होता है? तो 0.6 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है और इसे सेल टर्सिका भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो कपाल की स्पेनाइट हड्डी में स्थित होती है। कपाल मतलब सिर की स्पेनाइट हड्डी में स्थित होती है। ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? तो थायरॉक्सिन व एड्रेनलिन है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं कहलाती हैं? तो लिम्फोसाइट कहलाती हैं। लिम्फोसाइट का क्या कार्य है? शरीर के हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके शरीर को रोगों से रक्षा करना है। ACTH हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। STH हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो STH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन भी होता है।
एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बौनापन हो जाता है। एसटीएच हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? अधिकता से भीमकाय अथवा एग्रोमिगली रोग हो जाता है, जिसमें हाइट अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। घेंगा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन की हार्मोन की कमी से होता है। जड़ मानवता रोग थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाता है, और यह हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो थायरॉक्सिन है। आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन स्त्री में पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्त्री में पाया जाता है। और कौन सा हार्मोन नर हार्मोन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज सी फंक ने की थी 1911 में। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो कोई कैलोरी नहीं मिलती, 0 ऊर्जा मिलती है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन की को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो ए, डी, ई, के ये होते हैं वसा में घुलनशील। मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो विटामिन ए लाभदायक होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो देखो गाजर में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फट जाती है? तो विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फट जाती है। मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी मछली की यकृत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटेनिक अम्ल या नियासिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। आगे बढ़ते हैं। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन एच किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B7 विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन है। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। पुरुष और महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी कारण होती है? तो विटामिन ई की कमी कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान चिंतन का केंद्र मस्तिष्क में क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क में दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य
करता है तो थैलेमस करता है। भूख प्यास गुस्सा खुशी आदि को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है तो हाइपोथैलेमस करता है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क में दृष्टि और श्रवण शक्ति को कौन नियंत्रित करता है तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनस नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक होता है तो सेरिबेलम होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था तो मार्शल हॉल ने लगाया था। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं तो 6 होती हैं। विटामिन बी की खोज किसने की थी तो विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी तो विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन थे तो हैनीमैन थे। एंटीजन की खोज किसने की थी तो एंटीजन की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। सल्फर ड्रग्स के आविष्कारक कौन थे तो डॉगमैक थे। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट कोच ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी तो जोनास सॉल्क ने की थी। चेचक के टीबी के का आविष्कार किसने किया था तो एडवर्ड जेनर ने किया था। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था तो हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं तो अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है तो पाइरूवेक अम्ल बनता है। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं तो ऑक्सी श्वसन कहते हैं। मलेरिया रोग शरीर के अंग को प्रभावित करता है तो प्लीहा को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है तो मलेरिया उत्पन्न करता है। मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है तो मादा एनफिलीज मच्छर है मलेरिया रोग का वाहक। 6 रोग टीबी मानव के किस अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है तो BCG का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसके इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है तो कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। पोलियो किस कारण से होता है तो पोलियो विषाणु के कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। आंखों का कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता तो कलर ब्लाइंडनेस आंखों का रोग ठीक नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, इसका परिणाम है रक्त का थक्का नहीं जमता इससे। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है तो अग्नाशय के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है तो एनीमिया रोग लोहा की कमी के कारण होता है। एथलीट फुट रोग किससे होता है तो फंगस से होता है एथलीट फुट रोग। एथलीट फुट रोग किस कवक से होता है तो तीनिया पेडिस की कवक के कारण होता है। फाइलेरिया रोग किससे होता है तो क्यूल एक्स मच्छर की वजह से होता है। परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग कालाजार का वाहक कौन है तो बालू मक्खी है। कौन से रोग के उपचार के लिए डायलिसिस की आवश्यकता होती है तो गुर्दे की खराबी के लिए। परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग सोने की बीमारी का वाहक कौन है तो सीसी मक्खी है। कोविड-19 महामारी किस अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, छोटी माता कौन से विषाणु के कारण होती है तो छोटी माता वेरिसेला वायरस के कारण होती है। चेचक कौन से विषाणु के कारण होता है तो वेरिओला वायरस के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, एड्स किस बीमारी के विषाणु के कारण होता है तो HIV के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है उसे क्या कहते हैं उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है तो कार्बोहाइड्रेट है। क्लोरोफिल के केंद्र में एक परमाणु होता है तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अभिक्रिया है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश के कौन कौन से रंग को ग्रहण करता है तो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का ऑक्सीडेशन होता है, इससे किसका निर्माण होता है तो इससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का रिडक्शन होता है, इससे किसका निर्माण होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो 2 अवस्थाएं होती हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया डार्क केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है तो ग्रेना भाग में होती है। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल के कौन से भाग में होती है तो स्ट्रोमा भाग में होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का अपघटन होकर क्या बनता है तो प्रकाश रासायनिक क्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनते हैं। रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर क्या बनता है तो शर्करा एवं स्टार्च बनता है। सेब के किस भाग को खाया जाता है तो सेब के
पुष्पासन को हम खाते हैं। आम के किस भाग को खाया जाता है? तो मध्य फल भित्ति को खाया जाता है। अमरूद के किस भाग को खाया जाता है? तो फल भित्ति बीजांडासन को अमरूद के भाग को खाया जाता है। नारियल के किस भाग को खाया जाता है? तो भ्रूणपोष को खाया जाता है। मूंगफली के किस भाग को खाया जाता है? तो बीज पत्र एवं भ्रूण को। पौधों की आयु की गणना किसके वलय को गिनकर की जाती है? तो जाइलम ऊतक के वलय को गिनकर पौधों की आयु की गणना की जाती है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है सलीम अली पक्षी विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। नदियों के जल के प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। यहाँ पे भूली नहीं, घुली होगा। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के कारण दुर्घटना हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण दुर्घटना हुई थी। पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को प्रोटोजोआ में रखा जाता है। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो 3 जोड़ी टांगें होती हैं। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑक्टोपस को जाना जाता है। केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में कोई भी नेत्र नहीं होता। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ने वाली छिपकली का क्या नाम है? तो डेक्रो नाम है। संसार के किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली की संख्या सर्वाधिक है। सिलिंड्रेटर अंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निडेरिया नाम से जाना जाता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो कोलोलॉजी कहा जाता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक पर होता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनधारी में वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? तो एस्टीरियस को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेढक के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कच्छ होते हैं। मछली किसकी मदद से सांस लेती है? तो गिल्स की मदद से सांस लेती है मछली। ठीक है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती, 0। समुद्री सर्प किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोफिश को समुद्री सर्प कहा जाता है। किस में रक्त नहीं होता परंतु वह सांस लेता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता और वह सांस लेता है। उड़ने वाला स्तनपायी है तो चमगादड़ है। सबसे छोटा पक्षी होता है? तो सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? तो एस्टीटेबलरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन है। बौने पौधों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जिबरेलिन्स है। पौधों का वृद्धि रोधक हार्मोन कैसे कहा जाता है? तो एब्सिसिक एसिड को वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है कौन है? तो एथिलीन है। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? तो फ्लोरीजीन्स को कहते हैं। लौंग किस से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हॉट रट किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो बोरोन की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष है? तो सिकोया है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है। कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो क्वाशियोरकर है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। मानव शरीर में वसा जमा होता है? तो वसा ऊतक में जमा होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। एक कार्यशील महिलाओं को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम लेना चाहिए। 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में वसा का संश्लेषण होता है, तो शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक वयस्क व्यक्ति को वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 20 से 30% प्राप्त होती है। मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।